गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए भाई, जल्दी-जल्दी लोगों को बुला लीजिए ताकि हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग भाई। जल्दी-जल्दी से सबको जॉइन करवा लो, है ना? क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सर मैं टेस्ट नहीं दे पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट नहीं दे पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लिए प्रॉब्लम है बस। आप टेस्ट नहीं दे पाए, बाकी किसी को क्या दिक्कत? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग है। चलिए भाई, कितने लोग आ गए? 14 लोग आ चुके हैं। फटाफट से अब शुरू करते हैं। है ना? चलिए, नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा-सा अपना बेसिक चीज़, पहले तो जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके न्यूमेरिकल नहीं हुए हैं, है ना? तो थोड़ा-सा उसके न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर चलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन पे, ठीक है? और फिर उसको समझ के उसके भी क्वेश्चन लगा लेंगे आज के आज में, ठीक है? कोशिश करेंगे पूरी हम लोग कि ऐसा कर सकें, ठीक है? नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़े से फ़ॉर्मूले को रिवाइज़ करना होगा, है ना? कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी, ठीक है? और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो डेल्टा ईएन होता है, डेल्टा ईएन वो कितना होता है? 13.6 इंटू ज़ेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फ़ॉर्मूला किसके लिए है? ये फ़ॉर्मूला था हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए था। एमिशन स्पेक्ट्रम में n1 क्या होता है? लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, और n2 क्या होगा हमारा? हायर एनर्जी स्टेट होगा, हायर एनर्जी स्टेट होगा। ठीक है? चलिए, चलिए एक डिसलाइक आ गया, बहुत बढ़िया। लोअर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, ये हमारा फ़ॉर्मूला था डेल्टा ईएन का, और हमने क्या निकाल रखा था? 1 अपॉन लैम्ब्डा, ये कितना था? 109677 इंटू ज़ेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये 2 फ़ॉर्मूले को यूज़ करना है हमें, ठीक है? और फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है? चलिए, एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ज़रा-सा कॉपी पेन उठा लीजिए और फटाफट क्वेश्चन नोट करिए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ट्रांजिशन व्हिच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन in the hydrogen spectrum in the hydrogen spectrum have the same wavelength have the same
wavelength ठीक as Balmer transition as Balmer transition ठीक है n is equals to 4 to n is equals to 2 of He plus स्पेक्ट्रम ठीक है ऑप्शंस हैं आपके पास n1 is equals to 1 n2 is equals to 2 ठीक है ऑप्शन बी है n1 is equals to 1 n2 is equals to 3 ठीक है ऑप्शन सी है n1 is equals to 3 to n1 is equals n2 is equals to 4 एंड ऑप्शन डी है आपका n1 is equals to 2 से लेके n2 is equals to 4 गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है ये आपका क्वेश्चन है हमसे पूछा है which transition in the hydrogen spectrum have the same wavelength as Balmer transition n is equals to 4 to n is equals to 2 of helium plus spectrum ठीक है गुड इवनिंग हमें एक दे रखा है एक ट्रांजिशन दे रखा है किसका दे रखा है हीलियम प्लस का दे रखा है ठीक है कहां से कहां तक का दे रखा है n इज इक्वल्स टू 4 से लेके n इज इक्वल्स टू 2 तक का और हमसे ये पूछा है कि इसके बराबर की जो वेवलेंथ होगी यानी कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम में जो लाइन क्रिएट होगी वो जो वेवलेंथ की होगी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा ट्रांजिशन पे होगा ठीक है जल्दी से करिए और बताइए क्या होगा ठीक है दो स्पेक्ट्रम्स को आपको इक्वेट करना ठीक है फॉर्मूले आपको पता है फॉर्मूले हमने लिखे हैं अभी भी है ना डेल्टा ई एन इज इक्वल्स टू इतना होता है 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू इतना होता है फटाक से करिए और बताइए कि क्या होगा चलिए 2 लोग का आंसर आ गया ए 3 लोग का आंसर आ गया ए ठीक है बाकी लोग भी कर ले 20 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 6 लोग तो करें एटलीस्ट फटाक से छोटा सा कैलकुलेशन है छोटा सा चलिए ए आ रहा है सबका सबका ए आ रहा है देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमसे बोला है कि वेवलेंथ को सेम करना है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं भाई 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू 109677 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ठीक है चलिए गुड इवनिंग अब देखिए z की वैल्यू He प्लस के लिए कितनी होगी 2 होगी है ना और z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होगी 1 होगी ठीक अगर हम 1 लैम्डा ऑफ He प्लस निकालेंगे तो ये कितना होगा 109677 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 ठीक है इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर है कि नहीं हीलियम में कहां से कहां तक जा रहा है 4 से 2 तक तो n1 की वैल्यू कितनी है 2 है n2 की वैल्यू कितनी है 4 है ठीक है तो 1/2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर दैट इज 16 ठीक है क्लियर है यहां तक तो समझ में आ गया होगा चलिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 109677 इंटू 4 अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 ठीक तो 4 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 109677 इंटू 3/, ठीक है सेंटीमीटर इनवर्स क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर लैम्डा बराबर है तो 1 लैम्डा भी बराबर होगा ठीक है लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल है तो 1 लैम्डा भी इक्वल होगा ठीक चलिए अब हाइड्रोजन का लैम्डा निकाल लेते हैं 1 लैम्डा h ये कितना है 109677 z की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 1 अब यहाँ पे हमें दे रखा है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग 109677 109677 बराबर है
इंटू वन बराबर है। अब ये जो 3/4 है वो किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है, तभी तो ये बराबर हो सकते हैं, है ना। अगर हमें चाहिए 1/λ(h)e प्लस इज इक्वल्स टू 1/λ(h), उसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या होना चाहिए? 1/n1² माइनस 1/n2² इज इक्वल्स टू 3/4, ये आना चाहिए। ठीक है, ये कब आएगा? ये कब आएगा? ये तब आएगा जब n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शंस है हमारे पास n1 इज इक्वल्स टू 1, n2 इज इक्वल्स टू 2, है ना। फिर है हमारा n1 इज इक्वल्स टू 1, n2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक, n1 इज इक्वल्स टू 3, n2 इज इक्वल्स टू 4, है ना, और n1 इज इक्वल्स टू 2, n2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर हम पहला ऑप्शन ए पुट करते हैं, एक ऑप्शन ए अगर हमने पुट किया तो देखिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? एलसीएम ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। अगेन ये वैल्यू 3/4, ये वैल्यू भी 3/4 है, यानी कि ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुआ है? n2 इज टू 2 से लेके n1 इज टू 1 तक हुआ है। क्लियर है? समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया था बिल्कुल सही बताया था। ठीक, क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा उसको, ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जिसको नहीं पसंद आ रहा है वो डिसलाइक कर ही रहा है ना। चलिए, डिसलाइक के लिए नहीं बताना पड़ता है, वो लाइक के लिए बताना पड़ता है ना। चलिए, क्लियर हो गया? ऑप्शन ए इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने परसों पढ़ा था, है ना, परसों हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके भी कर लेते हैं। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक, दैट कैन बी पॉसिबल, दैट कैन बी पॉसिबल, ठीक, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, when electrons in sixth shell, in sixth shell, in hydrogen atom, in hydrogen atom, return to the second shell। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा 12, ऑप्शन बी है 15, ठीक, सीधा सीधा फॉर्मूला बता रखा है, फटाक से बताइए आंसर कितना होगा। ऑप्शन डी है आपका 10। ठीक है, न्यू टॉपिक क्या है सर? न्यू टॉपिक है आज का, थोड़ी देर में शुरू होगा, डी ब्रॉय इक्वेशन। ठीक है, न्यू टॉपिक नहीं है ये, हमारा पुराना ही जो हमने पढ़ रखा है उस पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी। फिर थोड़ी देर में हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से। बी, कितने लोग हैं जो बी बता रहे हैं? कुछ लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, जिनको फार्मूला यूज नहीं करना आता है वो कंसेप्ट अगर समझते हैं तो वहां से वो कर सकते हैं, क्योंकि अ, हमने ये बता रखा है कि कहाँ पे कितना स्पेक्ट्रल लाइंस होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला था n इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, है ना, यही तो था। और दूसरा था n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही तो था, यही फॉर्मूला था ना। चलिए, तो ये कितना आएगा? n2 की वैल्यू है, देखिए सिक्स्थ शेल से आ रहा है, कहां तक जा रहा है? सेकेंड शेल। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आएगा कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, n2, n2 की वैल्यू है 6 माइनस n1 की वैल्यू कितनी है? सेकेंड पे आ रहा है तो -2, 6 - 2,
अब यहाँ पे 6 - 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्लियर। तो 6 - 2 कितना होता है भाई? 6 - 2 होता है 4 इंटू 4 + 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज द, ठीक है। तो जिन्होंने बी बताया था वो गलत है, ठीक है, जिन्होंने डी बताया वो सही, ठीक। ये जनरल फॉर्मूला था, हमें देखा था उस दिन, अभी 2 दिन पहले पुरानी बात है, क्लियर। चलिए, छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन कभी-कभी दिक्कत दे देते हैं क्योंकि फ़ॉर्मूलेज़ याद नहीं होते। इसीलिए मैं बार-बार फ़ोकस कर रहा हूँ कि आप फ़ॉर्मूला याद करें, ठीक है? फ़ॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो फिर ये टॉपिक जो है आपका बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, ठीक है? आने ही आने हैं क्वेश्चन तो, ठीक? चलिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो रेशियो बिटवीन रेशियो बिटवीन लॉन्गेस्ट longest wavelength of H atom in Lyman series, ठीक है, to the shortest wavelength in Balmer series of He plus is option A 4/3, option B 36/5, option C 1/4 and option D 5/9, ठीक है। What does N represents? N represents the shell in which the electron is currently situated, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ n इज टू 6, ठीक है, तो वो 6th शेल में है। जब वो आ रहा है वापस तो n इज टू 2 में आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेकंड शेल में आ गया है। इस दौरान वो एक वेवलेंथ को एमिट करेगा, एक रेडिएशन एमिट करेगा जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, ठीक है। थोड़े से पुराने लेक्चर लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मानस कि n क्या है, ठीक है। हमें निकालना है रेशियो किसके बीच में? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एच एटम, जब हम एच एटम की बात करेंगे लाइमन सीरीज की, और बाल्मर सीरीज किसकी है? He+ की, ठीक है। तो 9/5, 9/5 तो ऑप्शन ही नहीं है। 9/5 तो ऑप्शन ही नहीं है, उल्टा हो गया। 5/9 कहना चाह रहे हैं तो डी हो जाएगा। किसी ने ऑप्शन ए बताया 4/3, ठीक है। देखिए, बाल्मर सीरीज He+ की है, लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम की है, ठीक है। और हमें किसका रेशियो निकालना है? लॉन्गेस्ट का, ठीक है। लॉन्गेस्ट इन लाइमन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड शॉर्टेस्ट इन बाल्मर सीरीज इन He+, ठीक है। तो कल हमने बताया था आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आती है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब आएगी जब एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, है ना। तो मिनिमम कब होती है? एकदम एडजेसेंट वाले से, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? जब एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? जब इंफिनिटी से वहां तक आएगा जहां तक की सीरीज होती है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू 9/5 आर, आर कहां से आ गया? चलिए देखते हैं, रेशियो निकालना है, आर तो आर कैंसिल हो जाएगा भाई सर। चलिए ठीक है, हमें निकालना है लॉन्गेस्ट लैम्डा, ठीक है। तो एच एटम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी लाइमन सीरीज के लिए? लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, इन एच एटम। ये कब आएगा? ये तब आएगा जब एनर्जी सबसे मिनिमम हो, और मिनिमम कब होती है? जब ट्रांजिशन किसमें होगा? जब ट्रांजिशन होगा हमारे 2 से 1 में, यही तो होगा, है ना। अच्छा, ये हमारा लाइमन सीरीज का है,
इसीलिए हम लोग 1 तक ला रहे हैं, ठीक है। सेकंड में हमारा He प्लस एटम है और उसकी बाल्मर सीरीज है और उसमें हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इन He प्लस, ये क्या होगा 109677। अब क्योंकि हीलियम प्लस है तो इंटू जेड स्क्वायर भी होगा, दैट इज 4, ठीक है, इंटू, अब ये कहाँ तक आएगा, ये आएगा हमारा 2 तक क्योंकि ये बाल्मर सीरीज है, -1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसका रेशियो निकालना था हमें, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 109677 109677 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा लैम्डा मिनिमम He प्लस अपॉन लैम्डा मैक्सिमम ऑफ H, ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आती है 3/4 आती है, ठीक है, तो 3/4 अपॉन 4 इंटू 1/4 आ रही है, तो इसका 5/9 आ रहा था भाई, है ना। चलिए सब गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा मिनिमम He प्लस अपॉन लैम्डा मैक्सिमम H, इसका रेशियो है 3/4, इसका मतलब है इसको उल्टा करना है क्योंकि हमें मैक्सिमम अपॉन मिनिमम निकालना था, तो लैम्डा मैक्सिमम H डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स मिनिमम He प्लस, ये कितना हो जाएगा 4/3, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दिस इज द आंसर। कितने लोगों ने ये लिखा था, किसी ने नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं था इसमें, आया कि नहीं आया बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास करना नहीं था इसमें, इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी बताएं। जिनका जिनका 9/5 5/9 आया था, देख लिया समझ लिया क्यों ऐसा हुआ, कैलकुलेशन संभाल के करिए, ठीक है, कैलकुलेशन संभाल के करिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस टॉपिक पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप आंसर भी निकाल पाएंगे और सही समझ। सर हमने अपना सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप किया है, देख लीजिएगा एक बार। इन्फिनिटी क्यों किए हैं, अच्छा देखिए इन्फिनिटी क्यों लिए हैं, क्योंकि हमने कल बता रखा था कि हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें रेशियो निकालना है किसके बीच में, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और किस अपॉन में क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस, ठीक है, तो हमने क्या किया, लैम्डा मैक्सिमम निकाला 1 अपॉन लैम्डा मैक्स करके, ठीक है, क्योंकि हमें उसी का फॉर्मूला आता है, तो ये हाइड्रोजन का था, इतना आएगा, लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब क्या, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब एडजेसेंट वाला होता है, याद करेगा, या तो नहीं याद आ रहा है तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, है ना, कल मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या था, लैम्डा मिनिमम हीलियम प्लस के लिए, तो हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू 2 होती है, तो z स्क्वायर 4 हो जाएगा, 109677 पहले से मल्टीप्लाइड था, अब इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, यानी कि एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखिए E इज इक्वल्स टू Hc/लैम्डा होता है, ठीक है, तो अगर लैम्डा मिनिमम है तभी एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा हमारा मिनिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब इन्फिनिटी से वापस आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इन्फिनिटी से वापस लाया, अब 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो दैट इज 0, ठीक, तो 109677 इंटू 4, अब ये 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 1 है ना, 1/4 हो जाएगा, अब इसको हमने जब डिवाइड किया तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स अपॉन 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम था, तो लैम्डा मिनिमम ऊपर चला गया, लैम्डा मैक्स वहीं रहा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/4, इसकी वैल्यू कितनी आती है 3/4 आती है, 109677 109677 कैंसिल आउट हो गया,
3/4 डिवाइडेड बाई 4 पहले से था, 1/4 बाद में आया, 1/2 का स्क्वायर किया हमने, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3/4 आ गया। ये हमारा मिनिमम अपॉन मैक्सिमम का रेशियो था, हमें निकालना था मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, तो ये आ गया 4/3। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? इन्फिनिटी जीरो कैसे नहीं हुआ? इन्फिनिटी जीरो नहीं हुआ, 1/∞0। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन में कोई दिक्कत अब? ठीक, चलिए चलिए, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप किया हम देख लेंगे। ठीक है, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें तो ये सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो हम उसको भी चेक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन। ठीक है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हमें दे रखा है द वेव नंबर, बट प्रैक्टिकली इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है, तो पावर मैक्सिमम की जगह पावर भी इंफिनिटी होगी। क्या बात कर रहे हैं सर आप मानस? प्रैक्टिकली इंफिनिटी पॉसिबल होती है अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो। ठीक है, यहाँ मैथ नहीं, यहाँ लॉजिक लगता है, ये साइंस है। ठीक है, एटम की जो डिस्टेंस है, एटम के साइज जो है, ठीक है, उसमें जो रेडियस होता है एटम्स के अंदर, जिस शेल का रेडियस होता है, वो तकरीबन तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर के आसपास का होता है। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं तो दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, अगर आप 1 सेंटीमीटर भी उसको दूर लेके जाते हैं उसके न्यूक्लियस से, तो दैट इज कंपेयर टू एज इंफिनिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा, द वेव नंबर, द वेव नंबर of a spectral line, of a spectral line is 5 into 10 to the power 5 per meter. ठीक है, the energy corresponding to this line will be option A 3.39 into 10 to the power minus 23 kilojoule, option B 9.93 into 10 to the power minus 23 kilojoule, option C 3.45 into 10 to the power minus 24 kilojoule, and option D none of these. ठीक है, मैथ का दिमाग मत लगा भाई, ये मैथ का दिमाग यहाँ पे नहीं लगता। ठीक है, दिस इज साइंस, यहाँ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी होती है, इन्फिनिटी एक कंपेरेटिव टर्म होता है यहाँ। ठीक है, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, कब एग्जिस्ट करती है? आपके लिए दूसरा गैलेक्सी जो है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। अगर आप दूसरा भी यूनिवर्स की बात करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। आपके लिए लाइट ईयर्स भी इन्फिनिटी है। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी की बात है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात है। ठीक है, चलिए क्लियर, चलिए तो यहाँ पे हमें दिया है वेव नंबर। वेव नंबर मतलब न्यू बार। न्यू बार क्या होता है? 1/λ होता। 1/λ की वैल्यू हमें दे रखी है 5 × 10⁵ पर मीटर दिया है, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, पहली चीज। ठीक है, पर सेंटीमीटर वाली यूनिट नहीं है यहाँ पे। ठीक, फॉर्मूले में यूनिट का खेल है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी निकालनी है हमें, तो उसमें, ठीक है, उसमें आपको किलो जूल में निकालनी है, ये भी याद रखना है। यस, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए कुछ लोग का बी आ गया, कुछ लोग का सी आ गया। ठीक है,
हमने स्टार्टिंग में जब ये एनर्जी वगैरह का डेरिवेशन किया था तो हमने उसमें 3-4 फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है? कुछ लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो, ठीक है? अगर चाहें तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? चलिए 1 अपॉन लैम्ब्डा, ठीक है? इज़ इक्वल्स टू कितना होता है? 109677, क्योंकि ये किसके लिए है? किसके लिए है? द वेव नंबर ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इज़ इट, ठीक है? तो हम किसके लिए मानेंगे? कुछ दिया ही नहीं है, तो सीधे-सीधे हमें पता है कि क्या दे रखा है? हाइड्रोजन के लिए दे रखा है, ठीक है? तो 109677 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? तो न्यू बार की वैल्यू है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 109677 इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है? चलिए न्यू, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? 5 इंटू 10⁵ क्या ये सेंटीमीटर में था? पर सेंटीमीटर में, और ये किस में है? पर मीटर में है, ठीक है? तो सेंटीमीटर अगर पर सेंटीमीटर है और इसको पर मीटर में करना होगा, तो जरा बताएं किससे मल्टीप्लाई करें? जल्दी बताएं। पर सेंटीमीटर है, उसको हमें पर मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो किससे मल्टीप्लाई करें? 10⁵ से कि 10⁻⁻² से? जल्दी बताएं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे। चलिए सब लोग बी बता रहे हैं। हमें बस इतना बता दें कि पर सेंटीमीटर है और यहाँ पे पर मीटर है, तो इसमें इस पर सेंटीमीटर वाले फॉर्मूले में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो पर मीटर हो जाएगा? 10⁻² से मल्टीप्लाई करें कि 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करें? जल्दी से बता दें। 1/100। अच्छा जी, और कोई? 10⁻²। अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इज देयर अदर अनदर मेथड ऑफ इट? बहुत सारे मेथड बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूलों को किस तरह से यूज करते, ठीक है? 1 मीटर इज टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है? यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻², मीटर, है ना? तो अगर इस सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर में है, डिवाइडेड बाई है, ठीक है? इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 10⁻² से। आई न्यू अनदर मेथड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मेथड वही है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं वो बदल जाती हैं, मेथड वही है, ठीक है? क्लियर? ये 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻², मीटर। अब ये पर में है, तो अगर मुझे सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखना होगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10⁻² से। ई इज इक्वल्स टू एच न्यू से कीजिए। सर बिल्कुल कर रहे हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है? ठीक, थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्जन भी सीखना चाहिए, ठीक है? यूनिट का कन्वर्जन नहीं सीखेंगे तो फिर आप आगे जाके गलती करने शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए 5 इंटू 10⁵ ये मीटर में है, अगर मुझे यहाँ पे करना होता तो मुझे इंटू 10⁻² करना होगा, ठीक है? इंटू 10⁻² करना होगा, ठीक? चलिए हमसे पूछा है एनर्जी के बारे में, ठीक है? तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है? E इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू, सिंपल सा है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा, और 1/λ की वैल्यू हमें दे रखी है ना? 1/λ की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये हो जाएगा एच सी न्यू बार, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? एच सी न्यू बार। एच सी न्यू बार है इज इक्वल्स टू एच, दैट इज 6.626, है ना, इंटू 10⁻⁻34, ठीक, इंटू आपका सी होता है 3 इंटू 10⁸ इंटू आपका 5 इंटू 10⁵ पहले से दे रखा, ठीक है? क्लियर? अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है?
तो देखिए 3 5 जा कितना होता है 15 और 15 6 जा कितना होता है 15 6 जा कितना होता है 15 6 जा होता है 90 है ना। यानी कहीं ना कहीं 9 आना चाहिए आगे। ठीक है, भले ही आप मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, तो कितने लोगों का आंसर क्या आया है देखिए जरा, क्या क्या आंसर लेके आए हैं आप लोग। चलो बी बी बी, ठीक है बहुत बढ़िया, बी सबका आया है ना। तो आंसर इज बी। अगर आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे विल कम आउट टू बी 9.93 इंटू 10 टू द पावर -23 किलो जूल। ये किलो जूल क्यों है आपको पता लग जाएगा जब आप यूनिट रखेंगे, क्योंकि ये यूनिट किस में थी 6.626 इंटू 10 पावर -34 कितने में थी जूल में। ठीक है, तो किलो जूल में समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको सीखने चाहिए जल्दी जल्दी आंसर लाने के। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, और आपको करेंगे ठीक, और हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और फिर हम लोग शुरू कर देंगे अपना डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इन बोर का क्वेश्चन करा चुका हूं वैसे मैं। इन बोर सीरीज ऑफ लाइंस, ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इन बोर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, फ्रॉम द रेड एंड, ठीक है, corresponds, corresponds to which one of the following inner orbit jumps, inner orbit jumps of electron for Bohr's orbit in atom of hydrogen। ठीक है, क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है ए 4 to 1, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 2 to 5, ऑप्शन सी है आपका 3 to 2, एंड ऑप्शन डी है आपका 5 to। क्लियर, बोर की सीरीज है, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली लाइन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, रेड एंड से थर्ड लाइन, ठीक है, किसको करस्पॉन्ड करती है, किस ट्रांजिशन को करस्पॉन्ड करती। ठीक है, चलिए किस में है, तो रेड एंड से थर्ड लाइन है। अब आप समझिए, कल वाला लेक्चर देखिए और फिर आप बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना, जो कि आज का मेन टॉपिक है हमारा डुअल नेचर एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, इसकी तरफ हम लोग ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, डी 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 डी, 4 बार डी लिखने से डी हो जाता है क्या। हाँ भाई, 4 बार डी लिखने से डी हो जाता है क्या। चलिए, डुअल नेचर, डुअल नेचर, तो हमने ये देख लिया था, तो हम ये पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझा दीजिए, क्वेश्चन हमने समझा दिया सर। क्वेश्चन ये था कि रेड एंड से जो सॉरी रेड एंड से थर्ड लाइन, ठीक है, कौन से जंप को करस्पॉन्ड करती है। होमवर्क,
ठीक है। रेड एंड से थर्ड लाइन किस जंप को करस्पॉन्ड करती है? ठीक है, इनमें से कौन से जंप को करस्पॉन्ड करेगी? ठीक है, होमवर्क है, बिल्कुल है। चलिए, डुअल नेचर हम लोग समझ चुके थे पहले ही। ठीक है, कि दो तरह के नेचर है हमारे पास, है ना? दोनों टाइप के नेचर उसमें एग्जिस्ट कर रहे थे। कौन कौन से? एक था पार्टिकल नेचर, है ना, और दूसरा था हमारा वेव नेचर। ठीक, चलिए, तो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, है ना? हमने वेव नेचर की बहुत सारी बातें कर ली थी, पार्टिकल नेचर की भी बहुत सारी बातें कर ली थी। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली चीज जो थी वो थी हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, इन्होंने थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को, सॉरी, जो कंसेप्ट थे वह उस टाइम पे अवेलेबल, उनको फॉलो किए। ठीक है, तो उनको एक चीज दिखी कि प्लैंक थ्योरी के हिसाब से E इज इक्वल्स टू कितना होता है? एच न्यू होता है। ठीक है, और आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी उसमें E इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे M क्या होता है आपको हम बता चुके हैं। चलिए, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। उन्होंने क्या किया? इसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, इसको इक्वेट कर दिया, तो ये आया एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एच न्यू इसकी जगह हम लोग लिख सकते थे एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक सी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आया? लैम्डा इज इक्वल्स टू आया एच अपॉन एम सी। ठीक है, दिस वाज द बेसिक डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये पाया गया दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सभी पार्टिकल्स के लिए वैलिड, ये सभी पार्टिकल्स के लिए, स्पेशली जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, ये सब के बारे में बात करते हैं, उस केस में भी ये वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर particles which are moving less than less velocity या lesser velocity than c। ठीक है, इस केस में तो लैम्डा क्या निकल के आया? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू बी। इसको कुछ लोग मोमेंटम भी लिखते हैं, एम इंटू बी को। इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं, इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, असल में इनका नाम डी ब्रॉय था। ठीक है, बट इंग्लिश में करते करते उसको डी ब्रॉगली कर दिया गया। जब से आपका आशीर्वाद मिला है तब से मेरा पढ़ने में मन लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ऐसे ही पढ़ते रहें, देश का नाम ऊंचा करें। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट। ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था और ये पाया गया कि ये वैलिड है इक्वेशन, अगर ये सी की वेलोसिटी से नहीं चलता है तो भी। यानी कि एक हैवियर मास है जो कि कम वेलोसिटी से चल रहा है, वो भी एक वेव जो है वो हमेशा रेडिएट कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक पार्टिकल नेचर है, लैम्डा क्या है? वेव नेचर है। इन दोनों को मिला दिया गया किसके द्वारा? डी ब्रॉगली द्वारा। ठीक है, डी ब्रॉगली द्वारा इसको मिला दिया गया है, और मोमेंट यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को मिलाने वाली जो हाइपोथेसिस है वो है हमारी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, और आज हमें इसी के बारे में बात करनी है। ठीक, क्लियर? एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। मास क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसमें रखा जाएगा? यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यूनिट्स हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है ना, एच की यूनिट क्या होती है भाई? एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 to the पावर -34। ठीक है, जूल सेकेंड।
मास जो होगा वो केजी में होगा, ठीक है? और वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा मीटर पर सेकंड में होगा। ये याद रखिए। ये 3 चीज़ें, ये इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट। कभी गलती नहीं करेंगे। अगर ये यूनिट भूल गए तो आप गलती पक्का करने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल आप गलती करने वाले हैं, ठीक? अगर आप यूनिट का कन्वर्जन नहीं करते हैं तो यहाँ पे कंसेप्ट यही है, यूनिट कन्वर्जन। फॉर्मूला तो सबको याद रहेगा, ठीक है? लेकिन यूनिट कन्वर्जन सीखना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए, जब ये समझ गए आप, ठीक? ये जब आप समझ जाते हैं, तो फिर हम लोग दूसरे भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करनी पड़ती है, ठीक है? दूसरी रिलेशंस हैं हमारे पास, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसका भी हम जिस पार्टिकल का हम लोग देख रहे होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसमें रिलेशन क्या होगा। तो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, एच अपॉन एम वी, ठीक है? एच अपॉन एम वी। चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इसमें क्या करें, देखिए हमें क्या चाहिए, एम वी चाहिए, तो हमें एम स्क्वायर तो चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, एम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एम से ही। क्या हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो बात एक ही रहती है? बिल्कुल रहती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो 2 इंटू एम कर देते हैं, तो 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एम वी चाहिए, तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो एम वी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर रूट 2m इंटू के ई, ठीक है? क्लियर? एम वी की वैल्यू पता चल गई, तो अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 ke m। दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये रिलेशंस डायरेक्ट यूज होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसीलिए मैं बार बार इन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 ke m। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको गिवन है किसी चीज की, आप उसका आराम से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। याद रखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक है? कोई और वेवलेंथ मत निकालने बैठ जाइएगा, ठीक? क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी किस में होनी चाहिए भाई, जूल में होनी चाहिए, ठीक है? मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ठीक है? ये भी लिख देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने बताया नहीं था। काइनेटिक एनर्जी जूल में होगी, मास हमेशा केजी में होगा, ठीक? क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बताएं। आ गया सबको? नहीं समझा? अरे अरे अरे, क्या नहीं समझा मानस सर, बताएं, आपको हम समझा देते हैं अभी। चलिए सबको आ गया। मानस आप हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? एमबी की जगह पर 2 के, हाँ हाँ, क्यों लिख सकते हैं भाई, तो वही तो किए हैं, और क्या किए हैं? अब काइनेटिक एनर्जी आप के लिखिए चाहे कुछ लिखिए, वो तो आपको पता होना चाहिए। ये प्रूव क्या कर रहा है, ये प्रूव नहीं कर रहा है, ये रिलेशन बता रहा है किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है? प्रूव कुछ नहीं करते ये, ठीक है? रिलेशन बता रहे हैं, ये यहाँ पे रिलेशनशिप चल रही है बस, ठीक है? और अभी और बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी दी गई हो, आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ये इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, ठीक है? प्रूव कुछ नहीं है, प्रूव यही कर रहा है कि यहाँ पे दोनों नेचर हैं, वेव नेचर भी हैं और
आपका पार्टिकल नेचर भी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? पार्टिकल नेचर है। ठीक है, एमवी की जगह पर 2k/v भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे? वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे सर? चलिए दूसरा, जब हम किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, ठीक है, मूव कराते हैं, चार्ज को मूव करा रहे हैं, उस समय भी उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा वोल्टेज, उसके बीच में और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको हम लोग देखना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ चार्ज। ठीक है, एनर्जी से वेलोसिटी निकालेंगे। क्यों निकालना है? वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। वेलोसिटी नहीं दिया तो क्या करोगे? ठीक है, उतना लंबा क्यों जाओगे जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हमें वेलोसिटी लैम्डा दे रहा है तो। ठीक है, हमने कहा कि एक हमने प्लेट ले ली है जिसमें एक तरफ है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दूसरी तरफ है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम कोई चार्ज लेते हैं -q, ठीक है, अगर इसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, v, तभी ये चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -q किसकी तरफ जाएगा? -q जाएगा पॉजिटिव की तरफ। अगर यहाँ पे +q चार्ज होगा तो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, चलिए, तो एक चीज होती है एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि आप लोग फिजिक्स में थोड़ी दिनों बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया था, उस केस में ये स्टैटिक था, यानी कि इसकी कोई वेलोसिटी नहीं। लेकिन जैसे ही आपने एक वेलोसिटी, सॉरी, एक वोल्टेज अप्लाई किया, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू V, यही होगी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इसको वेलोसिटी देने में। ठीक है, तो मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी होगी कुछ v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी अगर इसकी हुई स्टार्टिंग में, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी है? v मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि ये पहले स्टैटिक था। 0 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टार्टिंग में कितना था? QV। धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। ठीक है, और धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी अपनी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो गई, है कि नहीं? वेलोसिटी पूरी की पूरी चली जाएगी, पूरी फुल वेलोसिटी के साथ जाएगा जितना अभी ये जा सकता है। अगर हम यहाँ पे बोलें तो ये हो जाएगा Q इंटू वी इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ mv², है ना? अगर आप इसको यहाँ से ऐसे देखना चाहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते होते हैं, तो QV -0, ठीक है, सॉरी, QV -0, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² -0। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक, तो QV इज इक्वल्स टू हाफ mv², दिस इज द रिलेशन। ये हमें काइनेटिक एनर्जी देता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला हम देख चुके हैं, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू, कितना था भाई? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2 KE इंटू m, था कि नहीं था? h अपॉन √2 KE इंटू m। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग क्या रखेंगे? Q इंटू V, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा h अपॉन √2 Q इंटू V इंटू m। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन √2
Q into V into this is the answer. ठीक है, which is very again very important. ठीक है, which is again very important. Clear? चलिए बताइए, क्या आपको सर का व्हाट्सएप नंबर चाहिए? एनीवन कैन सेंड मी प्लीज। ग्रुप में जाइए एक, और वहाँ पे मैंने अभी अभी आपको ये वीडियो की लिंक शेयर की थी, वही मेरा नंबर है। ठीक है, क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? कितने लोग को ये समझ में आया? सर मेरे पास भी नहीं है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपके पास मेरा नंबर है, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आपके पास मेरा नंबर नहीं है। देखिए 4 ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, एक ऑफलाइन का बना हुआ है, एक ऑनलाइन का बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं, आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो अपना व्हाट्सएप नंबर जो जिनके थ्रू आपने काउंसलिंग कराई थी उनको दे दीजिए, उनको कॉल करके बता दीजिए ये मेरा नंबर है, उसको व्हाट्सएप पे ऐड करा देंगे वो। ठीक है, आपका फोटो नहीं दिखता है, मेरा फोटो देख के क्या करेंगे सर? आप मुझे लाइव देख रहे हैं। हम्म, आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो मेरा फोटो देख के क्या करेंगे? ठीक, क्लियर ये रिलेशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आज क्लास थोड़ी सी आधे घंटा और चलेगी, थोड़ा समय व्यतीत करें। ठीक है, तो अब कैलकुलेशंस होंगी होंगी हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेशन, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंपेयर करने को आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इन सब का जो लैम्डा होता है उसको कंपेयर करने के लिए आता है हमेशा। ठीक है, तो अगर हम देखें, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 क्यू वी एम, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू कितना होगा? ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लैम्डा क्या है, ये निगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप निगेटिव लेंगे तो अंडर रूट भी निगेटिव आएगा, विच इज अगेन इमेजिनरी, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात होती है इनपे। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगी कि नहीं आएगी? हमने जब मोल कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा था, है ना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि हमें kg में यूनिट रखनी थी तो हमने kg वाली ही वैल्यू रखी। ठीक है, तो मास हमें पता है, Q हमें पता है, H की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 7860466462 सर नंबर बिल्कुल यही है। ठीक है, H इज इक्वल्स टू, बस फोन मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, H इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमने वैल्यूज अपनी पता कर ली हैं। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू वी इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिए वी कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है ये हमें नहीं पता। ठीक है, वो अभी भी अननोन रहेगा, लेकिन बाकी सब वैल्यूज जो हैं जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 1227। ठीक है, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है,
ये हमारा लैम्डा है किसका, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हमें इसको लिखना हो वापस से तो इसको 10 टू द पावर -10 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम is the lambda. So this is the wavelength of electron, de Broglie wavelength of electron. Clear है? This relation is very important again. ठीक, क्योंकि ये वैल्यूज आपको याद याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू याद हो जाएगी तो हो जाएगा काम। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे अपनी लैम्डा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू इंटू वी इंटू एम, है ना, यही आएगा। एच की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू अगेन यहाँ पे कितना आएगा, क्यू पी कितना आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो बदल जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा, कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना, यही आता है। हमने मोल कंसेप्ट में सीखा था 1.67, एएमयू में 1.66, प्रोटॉन में कितना आएगा 1.67। ठीक है, अब ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई कितना आएगा अंडर रूट 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वी, वी इज अननोन, मास that is 1.67 into 10 to the power -27 kg। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आता है, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.286 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ये आएगा 0.286 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन में कितनी थी, इलेक्ट्रॉन में थी 12.27, है ना, इस केस में कितनी आई है 0.286। देखिए कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आया, क्यों आया, क्योंकि मास बदल गया, है ना, मास बदल गया, मास बढ़ गया तो लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बताएं। ठीक है, चलिए, इतना तो मेरे ख्याल से लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फिर बात करते हैं अल्फा पार्टिकल, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जल्दी बता दें, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि चैट मेरे ख्याल से रुक गई है, तो या तो आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। आ रहा है सर, चलिए बढ़िया, सर खो गए हम, कोई नहीं, खोने वाली बात भी है यहाँ पे, है ना। पहले पिछला लेक्चर्स जो है वो आप देखिए मानस, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत ही छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, जो कि आप देख भी नहीं सकते, हम उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अल्फा पार्टिकल हमने देखा था, अल्फा पार्टिकल इज He2+, यही होता है ना सर। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करिए, वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बिल्कुल कर दीजिए, बस क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल
क्या होता है, He2+ होता है कि नहीं होता है? चलिए, इस केस में लैम्डा अगेन वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहने वाला है, 2q इंटू वी इंटू एम, यही रहेगा। बट अब वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। ठीक है, कैसे? q की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें देखना है यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ मास की बात करनी है। मास, हीलियम का मास कितना होता है, बताएं? हीलियम का मास कितना होता है? एक हीलियम एटम, इसका मास कितना होगा? 4 AMU, है ना? 4 AMU यही होता है। एक हीलियम एटम का मास होता है 4 AMU। एक हीलियम 2+ आयन का भी मास कितना होगा? 4 AMU। क्यों? क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकला है और मास में इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो 4 AMU है, तो 4 इंटू AMU को केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यूनिट में मास में क्या रखना है, केजी। तो वो कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये हमने मोल कंसेप्ट में आप लोग को समझाया है कि ऐसा कैसे होता है कि नहीं? कितने लोग को ये आया था, या कितने लोग को ये याद है? बेसिक चीज तो ये है। ठीक है, तो Q की वैल्यू पता चल गई, M की वैल्यू पता चल गई, H की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल ये कितना आ जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ठीक है, 2 इंटू क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इंटू वी वैसे ही रहेगा, इंटू मास 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी, है कि नहीं? तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें तो लैम्डा अल्फा ये निकल के आएगा आपका 0.101 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी इंटू 10⁻⁻10 सॉरी मीटर। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा अल्फा, गलती हो गई, इज इक्वल्स टू 0.101 डिवाइडेड बाई √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज अगेन वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, वो हमेशा सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी अगर आप उसको किसी एक फील्ड में रखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, और उसके अक्रॉस आप एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उस केस में अल्फा पार्टिकल जो है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बीच में होगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाता। ठीक है, क्लियर? बताइए, क्या ये चीज क्लियर है? कितने लोगों को ये बातें समझ में आई जो अभी तक हमने की? कितने लोगों को नहीं आई? ये पिछला आना चाहिए, तभी ये सबसे ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर पिछला नहीं आता है ना आपको, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। मोल कंसेप्ट समझिए। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हमने मोल कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाया था क्लास में। ठीक, इन्हीं सब चीजों के लिए। ठीक है, क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए, अब चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर सकें। ठीक, चलिए क्वेश्चन। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज द
फटाफट करिएगा, ठीक है, फटाफट। व्हाट इज द रेशियो? फॉर्मूले तो आपको पता है, ठीक, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होगा। तीन फॉर्मूले थे, ठीक, एक बार एम इंटू वी, ठीक है, दूसरी बार काइनेटिक एनर्जी वाला, तीसरी बार पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, ऑफ द वेलोसिटी ऑफ CH4 and O2 molecules, ठीक है, if sorry such that they are associated with equal de Broglie wavelengths, ठीक है। एक CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक, एक O2 मॉलिक्यूल है ना। तो उन दोनों के वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा? CH4 की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई O2 की वेलोसिटी, जिससे कि उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम आए, ठीक है, समान आए। ठीक, तो हमें क्या पता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी होता है ना। इस केस में हमारे पास क्या है? हमको वेलोसिटी का निकालना है। बाकी किसी फॉर्मूले में वेलोसिटी थी क्या? नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा सी एच फोर इज इक्वल्स टू एच बाई एम ऑफ सी एच फोर इंटू वी ऑफ सी एच फोर, है ना। और लैम्डा ओ टू इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम ऑफ ओ टू इंटू वेलोसिटी ऑफ ओ टू, ठीक है। ये तो लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? चलो, हमें क्या करना है? दोनों को बराबर कर देना है। दोनों को बराबर करना है, इसका मतलब क्या है? एच अपॉन एम ऑफ सी एच फोर, है ना, इंटू वी ऑफ सी एच फोर इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम ऑफ ओ टू इंटू वी ऑफ ओ टू। एच से एच क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमें चाहिए सी एच फोर अपॉन ओ टू, है ना, वेलोसिटी का टर्म। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ v को इधर ले आते हैं, m को इधर ले आते हैं। m ऑफ ओ टू डिवाइडेड बाई m ऑफ सी एच फोर इज इक्वल्स टू v ऑफ सी एच फोर डिवाइडेड बाई v ऑफ ओ टू, ठीक है। कितना होगा? अब मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 कितना होगा? एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 32 AMU होता है। तो 32 इंटू 1.6 वो तो करेंगे, तो 1.6 1.66 वाला टर्म जो है वो नीचे भी है ऊपर भी रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधे सीधे O2 का मास कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई CH4 का कितना आता है? 16। तो ये हो जाएगा VCH4 डिवाइडेड बाई VO2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 32/16, यानी कि 2:1। तो रेशियो इज 2:1। VCH4 is to VO2 is equals to 2:1। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए, 1/2 1:2 नहीं, सबका गलत है। 2:1 इज द करेक्ट आंसर। 2:1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? ये सोल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? हमसे बोला था कि दोनों का वेवलेंथ जो है वो सेम होगा, तो वेवलेंथ को हमने सेम कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। कुछ लोग इसको रेशियो भी कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा ओ टू लैम्डा सी एच फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके हैं, आपको जैसा मन हो, जैसी मर्जी हो, जैसा समझ में आए वैसा करिए, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। 2:1 आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एट 200 डिग्री सेल्सियस, एट 200 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैव वेलोसिटी 2.4 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये तो आप फटाक से कर देंगे।
2/1 बिल्कुल सही है, ठीक है? ये तो आप जल्दी कर देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगी, है ना? बस याद रखिए सेंटीमीटर पर सेकंड है, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है? तभी आंसर ले आइएगा, ठीक है? कर लेंगे ये तो बहुत आसान है ना? ल आंसर बता देता हूँ, आंसर है आपका लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू 8.27 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है? दिस इज़ द आंसर, इतना आना चाहिए, ठीक? चलिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें आज के आज में, है ना? चलिए, क्वेश्चन है, अब रेशियो वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक? क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द रेशियो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स, ठीक, ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? 1 ए आ रहा है, नहीं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? हमसे पूछा है रेशियो किसका? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, किसका? प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल, कब? जब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम हो, ठीक है? जल्दी से बताएं, इसमें कौन सा यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, चार्ज वाला फॉर्मूला यूज मत करिएगा, ठीक है? चार्ज वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। सर एंगस्ट्रम में 1 ए ही आएगा। नहीं भाई, कहाँ से? 8.27 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर है, तो कहाँ बना रहा है? 2:1, ठीक है? आंसर कितना है भाई इसका? देखो, 8.27 इंटू 10 टू द पावर -9, अगर आप इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट भी करोगे तो ये 1 कैसे आएगा ज़रा बताना? 10 टू द पावर -10 करोगे तो कितना आएगा? 82 आ जाएगा ये तो। एंगस्ट्रम में तो 82.7 आ जाएगा। 1 कहाँ से आएगा? कुछ गलती किया है तुमने। ठीक, चलिए, 2:1 2:1 सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। लग रहा है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना? रेशियो पूछा है तो लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 ke इंटू एम, यही होता है, ठीक है? तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ये कितना हो जाएगा? एच अपॉन अंडर रूट 2 ke इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल ये कितना हो जाएगा? एच अपॉन अंडर रूट 2 ke, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, अगर हम बात करें इसमें तो 4, ओके सर लेट मी चेक माई मिस्टेक, बिल्कुल बिल्कुल, 2 काइनेटिक सॉरी मास ऑफ 4 क्यों लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है? अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और मास ऑफ प्रोटॉन में ऑलमोस्ट कितना है ना? तो आप पता ही कर लेंगे, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा, एच से एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, है ना? अंडर रूट ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 ke इंटू मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 ke मास ऑफ प्रोटॉन, 2 से 2 कैंसिल आउट, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, ठीक है? तो 4 डिवाइडेड बाई 1 तो ये आ जाएगा 2 दिस इज द आंसर, क्लियर? चलिए, इतना हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक।
चलिए, अब एक थोड़ा-सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होने वाला। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं ये। ठीक, हुँ। हुँ, चलिए, क्वेश्चन है, थोड़ा कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है? क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेडियस इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट फोर्स ऑर्बिट इज ए, ठीक है? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट is nearly option A 2 pi A, option B 6 pi A, option C 9 pi A, and option D 16 pi A। सर 8 पॉइंट आएगा, हम इससे 0.8 लिख सकते हैं। 0.8 एंगस्ट्रम और 1 एंगस्ट्रम में 0.2 एंगस्ट्रम का फ़र्क है। अगर आप उतने छोटे पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो 0.8 एंगस्ट्रम और 1 एंगस्ट्रम, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है? बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है? बहुत बड़ा फ़र्क। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 0.7 8 एंगस्ट्रम है, उसको आप 1 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं? पूरा राउंडिंग ऑफ थोड़ी ना करना है। ठीक है? और वैसे भी 8.2 अ, सेंटीमीटर क्यों है? मीटर में आएगा ना। 8.27 इंटू 10⁻9 मीटर है। ठीक है? तो सेंटीमीटर में अगर आप ले जाएँगे तो फिर तो वो अलग हो जाएगा। थोड़ा-सा यूनिट गड़बड़ हो गया आपका। थोड़ा-सा यूनिट आपने गड़बड़ कर दी। ठीक है? चलिए, हमसे बोला है कि बोर के ऑर्बिट है, उसका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है a। ठीक है? तो थर्ड ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन की? ठीक है? तो हमें पता है कि ऑर्बिट अगर है, तो उस समय बोर ने उसके लिए एक रिलेशन दे रखा था। क्या रिलेशन था? mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, है कि नहीं? mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। क्लियर है? ठीक है? तो यहाँ से अगर हम देखें तो h अपॉन mv की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है? हमें पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होता है? h अपॉन mv। अगर हम यहाँ पे 2 पाई को इधर भेज दें, n को इधर भेज दें और mv को यहाँ पे लेके आएँ, h अपॉन mv आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से अगर हम देखें 2 पाई इंटू r डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। ठीक है? हमसे पूछा है थर्ड ऑर्बिट। ठीक है? ये जो r है वो किसका होना चाहिए? Rn होना चाहिए। ठीक है? हमें ये पता है, ठीक? हमें ये पता है कि जो साइज़ होती है वो n स्क्वायर के रूप में बढ़ती है। ठीक है? क्योंकि Z तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, एटम तो वही रहने वाला है ना? इलेक्ट्रॉन तो उतना ही वही रहने वाला है, हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक? फ़ॉर्मूला कौन लगाए समझ नहीं आ रहा है सर।
सर ये आपका बोर ने दिया था कि ऑर्बिट होने के लिए कंपलसरी चीज़ है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है? और ये हमारा लैम्ब्डा का फॉर्मूला होता है, हमें लैम्ब्डा चाहिए था, ठीक है? लैम्ब्डा चाहिए था यानी कि h/mv की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये हमारा लैम्ब्डा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है? तो h/mv को हमने लैम्ब्डा रख दिया इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर एन है, ठीक है? अब आर एन है, यही यहीं पे खेल है, डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। रेडियस की वैल्यू, इनिशियल फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है? ए। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है ए, 2 पाई r/n। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाए हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, एन एच अपॉन 2 पाई था इज इक्वल्स टू एम वी आर, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई कि r को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन एच इज इक्वल्स टू एम वी इंटू 2 पाई, ठीक है? एम वी को नीचे ले जाते हैं, एन को इधर ले आते हैं, तो एच अपॉन एम वी हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर इंटू 2 पाई अपॉन एन हो जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है? अब आर कौन सा है? एन वाला, ठीक? क्लियर? चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक? चलिए, अब आर क्या है, आर को हम कैसे निकालेंगे, यही यही है, ठीक है? अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, R3/R1, R1 की वैल्यू हमें दे रखी है ए, ठीक है? R1 की वैल्यू हमें दे रखी है ए, ठीक है? जो R होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो समझिए, किस पे डिपेंड करता है? एन स्क्वायर के ऊपर करता है कि नहीं करता है? सॉरी, यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? जिस ऑर्बिट में है उसका स्क्वायर रेडियस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन स्क्वायर, ये रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया। तो R3/R1 उसकी वैल्यू है ए इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R3 की वैल्यू हो जाएगी 9a, ठीक है? 2 पाई/3 नहीं सर आ गया है, ये मैं बता रहा था, अच्छा ठीक, 2 पाई/3 इंटू आर थ्री की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू ए, 3 से 9 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 6 पाई ए। दिस इज द आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? समझ में आ गया? बताइए भाई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? दो लोग को आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो लगभग हम लोग का काम हो चुका है। एक एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप होमवर्क में करेंगे एज अ होमवर्क, और थोड़ा सा समझ के करिएगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है? सर क्लास कब एंड होगी? बस अभी लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके बाद क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? होमवर्क है ये। एन इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली is continuously accelerated in vacuum, ठीक है, by applying
by applying potential difference. If the de Broglie wavelength is decreased by is decreased by 1%, calculate calculate the change in the kinetic energy of the इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन है और दिस इज होमवर्क। ठीक, इसको ट्राई करेंगे आप लोग। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम हैं, कल पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना अगला, दैट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर? आज के लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं पूछ पा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कल फिर से, कल तो शायद सैटरडे है ना, कल कल क्या है, सैटरडे है, तो सैटरडे को तो शायद हम लोग की क्लास ऑफ रहती है। और देखते हैं, जब भी क्लास होगी तो पहले ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, सीखेंगे कि इसको किस तरह से करना है। पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से होगा। ठीक है, इतना बता देते हैं, बाकी आप लोग ट्राई करते रहिएगा। और कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बिल्कुल आपके पास बहुत सारा आशीर्वाद है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अकाउंट खोल लीजिए, उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, आप उसमें फिर रोज लेते रहिएगा। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछना है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, यहाँ पूछना है यहाँ पूछ लीजिए। ठीक, और प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, डिसलाइक मत करिए, है ना? वो एक डिसलाइक गैंग है जो कि आती रहती है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इस तरह से करती रहती है। अपने एफर्ट्स रोज़, उनके एफर्ट्स कांस्टेंट हैं। ठीक है? चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जब भी होता है तब मिलते हैं हम लोग, देखते हैं कि हम लोग क्या-क्या सीख सकते हैं। आज आप लोग को समझ में आया, सीखने को कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला हो तो भी आप बता दीजिए मुझे, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ कि आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर काम किया जा सके। ठीक है? मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएँ, बट ये 1.5 घंटे में जितने कर सकते हैं उतना ही हम लोग कर सकते हैं। कल क्यों ऑफ है सर? कल लेक्चर हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ऐसा रहता है सैटरडे को। चलिए, 2 डिसलाइक, बहुत बढ़िया। ये डिसलाइक गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पता नहीं कैसे, लेकिन है। ठीक है? कोई दिक्कत? किसी को? चलिए, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे